नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने शिक्षाविद श्री सूर्य कुमार पांडे जी। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। फ्रंट पेज पर आज अखबारों ने जो प्रमुखता से खबरें छापी हैं, पहले उसकी जानकारी आपको हम दे दें। छत्तीसगढ़ पुलिस इजराइल से ग्रेनेड लॉन्चर खरीदेगी, साइलेंसर वाली AK-47 रूस से। इस हेडिंग से एक अखबार ने पहली खबर छापी है। कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा, भारत फैसले को चुनौती देगा। ये खबर भी नई दिल्ली से। महुआ मामले में आयकर विभाग और गृह मंत्रालय की इंटी, नई दिल्ली से खबर। सिंगापुर ने अपनाया लंबी जिंदगी का मंत्र, कार के बजाय पैदल व मेट्रो को महत्व, हेल्दी खाने पर सब्सिडी, घर ऐसे कि पड़ोसी भी जुड़े। ये सिंगापुर से खबर है। पहली बार चुनाव से जुड़े विज्ञापन अब ऑनलाइन गेमिंग ऐप और वीडियो में भी। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनावी विज्ञापन प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ा है आयोग ने। पहली खबर एक अखबार की। रायपुर से भूपेश कंवर, छत्तीसगढ़ में जितने कुत्ते नहीं घूमते उससे ज़्यादा ED IT वाले घूम रहे। रायपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन रैली में निकले मुख्यमंत्री, रायपुर की खबर है। हमास के हमले का कारण भारत यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, बाइडेन ने ये बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, मेरे पास सबूत नहीं। भारतीयों ने 2.74 लाख करोड़ रुपए स्वदेश से भेजे, इनमें सबसे ज़्यादा अमेरिका से भेजे गए। 5 साल में दोगुने होंगे। अमेरिका ब्रिटेन पहली बार अरब देशों को पीछे छोड़ा। भारत के 8 पूर्व सैनिकों को कतर में सजाए मौत, जासूसी का शक, एक अखबार की पहली खबर। इस हेडिंग से नई दिल्ली से। छत्तीसगढ़ को लूटने वालों से लड़ाई लड़ रही कांग्रेस, रायपुर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, पर्चा दाखिल, रायपुर की खबर है। बुजुर्ग को 4 करोड़ से अधिक की ठगी, बुजुर्ग से 4 करोड़ से अधिक की ठगी, मुंबई की खबर। मुख्तार 14 साल पुराने केस में दोषी, नई दिल्ली की खबर। मंत्री रेणुका बोली, रमन नहीं राम है, गरीबों के भगवान हैं, बैकुंठपुर से खबर है। और इसके अलावा कुछ खबरें जो आपको अभी अखबारों में पढ़ने को नहीं मिली होंगी, उसकी जानकारी हम आपको दे दें। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर वाले इलाके में बॉर्डर पर मोर्टार से 5 चौकियों पर हमला किया है, जिसमें 4 नागरिक और एक BSF का जवान घायल हो गया है। ये अखबारों में खबर नहीं है। और इसके अलावा इजराइल से जुड़ी खबर आ रही है कि हमास ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। और ये भी उनकी तरफ से दावा किया गया है कि 50 से अधिक बंधकों की मौत हो गई है इजराइल के हमले के कारण। और भी छोटी छोटी खबरें हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। NCERT से जुड़ी एक खबर है जो सर से जुड़ी हुई, सीधा शिक्षा विभाग से, कि उसमें इंडिया शब्द को हटाकर भारत को जोड़ा गया है। तो इसको लेकर के केरल के चीफ मिनिस्टर ने आरोप लगाया है कि संघ की विभाजनकारी सोच का ये परिणाम है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं चुनाव की, जो हमारे प्रदेश में इस वक्त चल रहा है। और हर व्यक्ति ये चाहता है, जो हमारे दर्शक हैं, जिस कार्यक्रम को प्रतिदिन सुना करते हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा इस पर कुछ ज़्यादा चर्चा हो कि जो वातावरण बन रहा है, वातावरण राजनेताओं के लिए कितना फ़ायदेमंद है, छत्तीसगढ़ के लिए कितना फ़ायदेमंद है, लोकतंत्र के लिए कितना फ़ायदेमंद है। सबसे महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना फ़ायदेमंद है। और जिस तरह से खबर आई, चुनाव जुड़े विज्ञापन अब ऑनलाइन गेमिंग ऐप और वीडियो में भी, इस पर भी नज़र चुनाव आयोग की है। खर्चे कम से कम हों, लोगों को प्रलोभित न किया जा सके, इसकी पूरी कोशिश चुनाव आयोग अपनी तरफ से पिछले कई वर्षों से, कई चुनाव से कर रहा है। इस बार भी खूब टाइट है। अब देखिए उसमें परिणाम क्या आता है, अलग बात है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के लोगों में इस बात को लेकर के दहशत कहीं ना कहीं तो है कि जिस तरह से चौकियां स्थापित करके पुलिस जांच कर रही है, कहीं हमारे लोग भी पकड़े गए तो मुश्किल हो जाएगी। क्या लगता है सर, पूरा जो सिनारियो दिख रहा है, जो दृश्य दिख रहा है अभी चुनाव का, इस पर क्या मन में आता है कुछ कहने का? देखिए, समय के साथ सारी एजेंसियां, चाहे चुनाव आयोग चाहे अन्य किसी से, सब अपनी अपनी व्यवस्था को टाइट तो कर रहे हैं जी। और संयोग से आज बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थाएं हैं, उसका भी एक प्रभाव दिखाई देते रहता है जी। एक बात ज़रूर है कि अभी तक जो दिखाई दिया, एक दहशत चुनाव आयोग के जो प्रमुख आयुक्त रहे हैं अपन TN सेशन, आज भी हमको उनके समय से जी। हाँ, उनको हम आज भी याद करते हैं। लेकिन एक कहे कि हम खौफ तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अंदरूनी भय जी कि कब क्या हो सकता है। ऐसा राजनीतिक पार्टियों में उस प्रकार का नहीं है ज़रूर है कि इनके कैश बरामद होते, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो वितरण करने के लिए जाती हैं, विषय दोनों होते हैं। दूसरा एक पक्ष और है,
आज चुनाव आयोग हो चाहे विभिन्न प्रकार की जो सरकारी एजेंसियां हैं जी मान लीजिए कि हम मतदाता को जागरूक करते हैं, इस बात के लिए सारी चीज़ करते हैं जी जब घूस लेने वाला नहीं होगा तो देने वाला रख करके भी क्या करेगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक बात। आज भी मतदाताओं में बहुत सारे परसेंटेज इस प्रकार की स्थिति है, उनको लगता है कि आज चुनाव का जो ये है अपना प्रत्याशी है वो आया हुआ है, चाहे किसी भी प्रकार का चुनाव हो, पार्षद से लेकर के और विधानसभा से लेकर के ये सारे चीज़ों को आज स्थिति ये आ चुकी है कि वो मतदाता अपेक्षा करते रहे, इससे बहुत बड़ा वर्ग है, अपेक्षा करता है कि ये आएंगे कुछ देंगे, एक अपेक्षा उसकी रहती है बार बार। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ उसके दिमाग में कभी नहीं आता है इस चीज़ को कि हम जो अपेक्षा करते हैं जो लेते हैं वो आदमी कहाँ से देगा। जी ये स्वाभाविक है कि आज देगा तो कल हमसे ही लेगा, वो स्वाभाविक है इस चीज़ को। और फिर उससे हम चाहें कि सुविधाओं की अपेक्षा हम उससे रखें कि हमारे लिए कार्य करे, तो वो समय उस प्रकार से ईमानदारी से तो नहीं देगा निश्चित रूप से। और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है उनकी संख्या गिनती में है, जो बड़ी ईमानदारी के साथ अपना चुनाव कार्य करते हैं, साइकिलों में दिखाई देते हैं। आज भी जिस प्रकार के मौके में रहता है उस प्रकार से हैं, चाहे किसी पार्टी के हो, वो दिखाई दे रहे हैं और जीत रहे हैं, उनकी बात उनकी लोकप्रियता है जी। तो पब्लिक को भी वास्तव में चाहिए कि हम किसी व्यक्ति को कार्य से जाने। दूसरा पक्ष इसके और है बात चीज़ का, मान लीजिए हम 1000 रुपया 2000 रुपया 500 रुपया, ये थोड़ा सा हम जागरूकता ये भी रखें इस चीज़ के लिए कि आखिर में ये कितने दिन चलेगा हमारा पैसा। और दूसरी चीज़ 5 साल के बाद आपको एक चुनाव का अधिकार मिलता है, और ये चुनाव का अधिकार कितने त्याग, कितनी तपस्या, कितने इससे परिश्रम से मिला है। जी। इसको यदि हम तौलेंगे और 5 दिनों से 5 वर्ष के गुणित 365 और उसका मूल्य जो हम पैसा लेते हैं 2000 लेते हैं 4000 लेते हैं, जो सामग्री लेते हैं उससे भाग करके देखें पैसे में आएगा, रुपए में पैसे में आएगा वो। और हम इस बात को अपना कहते हैं क्या भाई साहब आपने अपना ईमान बेच दिया क्या। जी। आपने ये बेच दिया। और जिस व्यक्ति ने अपना ईमान बेच दिया, जो अपनी नज़रों में खुद गिर गया, मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ दूसरा नहीं हो सकता है। जी। तो ये तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि वास्तव में चुनाव के जितने भी एजेंसियां हैं, चाहे प्रशासन है, शासन है, इनको तो अपना कार्य करना ही चाहिए और कड़ाई है, लोगों को लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रत्याशी हैं अपने कार्यों में काफ़ी हद तक सफल हो जाते हैं, खुले तौर पर नहीं होते हैं लेकिन काफ़ी हद तक सफल होते हैं और पीछे से सारा काम हो रहा है। जी, तो इस बात का भी एक थोड़ा सा जागरूकता जो है वास्तव में विभिन्न माध्यमों से एक जागरूकता होनी चाहिए। जी। कुल मिलाकर लोकतंत्र को जीतना चाहिए, लोकतंत्र को जीतना चाहिए, लोकतंत्र हमारा जिंदा है। और उसके बाद ये है कि भाई आप देखिए, चयन करिए कि भाई कौन सा प्रत्याशी जो आपके भलाई के लिए कार्य कर सकता है, जिसके उद्देश्य अच्छे हैं, जिसके विचार अच्छे हैं, जिस पार्टी से रिलेटेड है वो उसकी स्थिति क्या है, उसकी सोच क्या है, ये सारा कुछ देखेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो है इस पर रोक लग सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। लेकिन राजनेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। एक तरफ ये आरोप लगता है कि ईडी को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यहाँ भेजा जाता है, लगातार उसमें कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और चूंकि चुनाव का समय चल रहा है, अगर छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में, तमिलनाडु में, उसमें आपका तेलंगाना में, जहाँ 5 राज्यों में चुनाव है, यहाँ पे अगर आज की तारीख में ईडी जाती है तो स्वाभाविक है कि आरोप कांग्रेसी लगाएंगे ही लगाएंगे, या वहाँ जो दल अभी ज़्यादा ताकत में है वो आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे, उनके विपक्ष में जो है वो आरोप लगाएंगे। तो इस समय इनको रोक लेना चाहिए, अगर इनके हाथ में है तो, और रही है तो फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह की भाषा ईडी को लेकर के बोली जा रही है, ईडी भाजपा की पन्ना प्रमुख, ऐसा कहना है खड़गे का। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि जितने कुत्ते छत्तीसगढ़ में नहीं घूम रहे हैं उतने ईडी के लोग यहाँ घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक एजेंसी जिसको ये कहा जाता है कि निष्पक्ष है, वो अपना काम अपने ढंग से करती है, उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगता है। तो ईडी के अधिकारियों को भी विचार करने की ज़रूरत है कि ये देश यही है, प्रदेश यही है, वो भ्रष्टाचारी भी यही है, तो कम से कम चुनाव तक तो छोड़ दो। हाँ, लेकिन ये ठीक है, बिल्कुल सही कहना है। चुनाव के समय
ये उंगली उठाना। लेकिन दूसरी चीज़ देखिए, चुनाव के थोड़ा सा पहले भी हम चर्चा करें जी कि चुनाव के पहले चाहे आप दिल्ली में छापे पड़े हों, चाहे बंगाल में छापे पड़े हों, अन्य स्थानों पर भी चुनाव के पहले आपके छत्तीसगढ़ में भी छापे पड़े हैं जी। सारे छापे के अंतर्गत हम मान लीजिए छापे सबके पास क्यों नहीं पड़ते हैं, ठीक है, उसमें मान लेते हैं इस बात को लेकर के कि जो भाजपा से जुड़े हुए कुछ लोगों पर पड़ा है, भाजपा से जुड़े हुए लोग कम हों, ऐसा हो सकता है इस चीज़ को। लेकिन हम पूरी तरह से नहीं समझ, जैसे उदाहरण के लिए कट्टर ईमानदार की परिभाषा जो है आपसे आती रहती थी जी। हम हो हल्ला मचा था जब पहली बार वहाँ छापा पड़ा था पश्चिम बंगाल में जी। एक मंत्री थे जो शिक्षकों के इसमें शिक्षा मंत्री जो शिक्षकों भर्ती के मामले में जो बड़ी राशि जमा। आज देखिए क्या माने आंखें फटी रह जाती जब उनके हिसाब से कलेक्शन किया गया था, और आज भी वो जेल में हैं, सड़ रहे हैं उसी तरह से। हम सारे लोग आपके जितने भी नेता हैं कितने अच्छे हैं, सारे कुछ हैं, सारे ईमानदार हैं, लेकिन भाई हमारे पास अदालतें हैं, अदालतें तो आपको पाक साफ कर देती हैं, वो भी आपने को नहीं कर पा रही हैं। छत्तीसगढ़ में अनेक लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनकी भी स्थिति वैसे ही खड़ी है। इसी बीच में आपको रोक के एक खबर दे दो, पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक गिरफ्तार, ईडी ने 20 घंटे तक 8 ठिकानों पर तलाशी ली, राशन घोटाले के आरोपी। ये खबर भी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ साथ राजस्थान में भी देखिए कई सारे जगहों पर दिखाई दे रहा है कि भाई उनके पास में ये बात सत्य है कि चुनाव ईडी या अन्य जो एजेंसियां हैं ये चाहे तो आगे पीछे कर सकते हैं। ये बात आ सकती है बात कि भाई भाजपा इस प्रकार के कार्य करती रहती है, ऐसा कह से जय सत्ता में रहते हैं, तो इसके पहले जो भी सत्ता में रहा, कांग्रेस भी रही है, वो भी ऐसा ही कार्य करती थी। तो जो अभी कांग्रेसी बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, यही पहले बीजेपी पर हमेशा कार्य होता है, बीजेपी भी बोलती थी। ये तो थोड़ा सा विषय रहता है। दूसरी चीज, इसको हम पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकते कि जो विपक्ष है वो निष्पक्ष बात कर रहा है। ये हो सकता है इसमें बहुत सारे राजनीतिक वो भी आती रहती है। भाई आप यदि नहीं किए होते कोई काम और वो यदि कोई करता है तो आप कहते हैं इस चीज़ को, और आपका शासन लंबे समय तक देश में रहा है, तो आपने उस प्रकार के ऐसा मौका क्यों दिया, एजेंसियों को स्वतंत्रता आपने क्यों दी? संभवतः एक परंपरा बनी रहती है कि भाई एजेंसी बहुत स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, तो संभवतः सुप्रीम कोर्ट से लेकर के दूसरा किसी को कहना भी नहीं पड़ता कि भाई सीबीआई अपने अधिकारों को ऐसा लगता है कि पिंजड़े बंद तोते के तरीके है, ऐसा भी विषय नहीं आता कभी कभी। तो मुझे लगता है कि इसमें दोनों पक्ष है कि स्थिति क्या वास्तविकता है नहीं है, लेकिन जो पकड़े जाते हैं उसमें से कुछ लोग यदि बाहर आके जाते हैं तो माना जाता है कि हाँ वास्तव में अदालतें तो किसी शासन के अधीन नहीं है ना भाई, वो तो कंट्रोल कर सकती थी। तो मुझे लगता है लेकिन कई धाराएं ऐसी होती हैं सर कि उसमें नॉन बिलेबल ऑफेंस होता है तो उसमें समय लगता ही है। जी बिल्कुल, पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है या ईडी कर लेगी या कोई भी कर लेगा, तो उसमें फिर उनको उस समय के बाद ही उनकी जमानत होती है। और ये सही है कि अब बात करें अपन सीबीआई ईडी की, तो जो आप पार्टी के जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, मनीष सिसोदिया हों या जैन हों, जो उनके स्वास्थ्य मंत्री रहे, लंबे अरसे से जेल में हैं, बहुत लंबा समय, कुछ प्रमाण नहीं होता, तो अभी तक तो जमानत हो गई होती। और मान लीजिए कई बार ऐसा नहीं है कि उनके वकील है जा करके बहस करते हैं, कहते हैं कि भाई ये पक्ष इनके पास कुछ मिला नहीं, और जब ये तर्क ईडी देती है, तर्क सीबीआई देती है कि नहीं हमारे पास है, तो उसको वो भी तय कर, न्यायालय भी स्वीकार करता है और वो मांगते हैं, ठीक है, उन्होंने 10 दिन की जो है हिरासत मांगे, उनको 5 दिन का मिलता है, 7 दिन का मिलता है, मिल तो रहा है, कुछ न कुछ सबूत तो उनके पास रहते हैं। जी बिल्कुल, बिना सबूत के बात नहीं होती। अब थोड़ा सा अपन अपने सीमा से बाहर चलते हैं, देश की सीमा से, और फिर वापस लौटेंगे, क्योंकि अभी राजनीति का समय है तो और चुनाव का समय, तो उस पर बात हम करेंगे ही। एक खबर है, 8 हमारे पूर्व सैनिकों को कतर में, पूर्व सैनिकों कतर में सजाए मौत, जासूसी का शक, और ये कहा जा रहा है कि इजराइल के लिए ये जासूसी कर रहे थे, और प्रमाण है कतर सरकार के पास जिसके आधार पर उनको वहाँ की अदालत ने ये फांसी की सज़ा दी है। अब भारत सरकार अपनी तरफ से कोशिश पहले भी कर रही थी, हो सकता है फिर उनकी कोशिश उनकी तरफ से हो, लेकिन अभी तो कुल मिला के स्थिति ऐसी है कि जैसे पाकिस्तान में हमारे एक पूर्व सैनिक के विरुद्ध हुआ तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय अदालतों तक लोग गए, लेकिन हाँ उनको बचा लिया गया, अभी तक वो हैं, जीवित हैं, नहीं तो उनको तो सजाए मौत का आदेश हो गया था, और सीधा ये था कि अब ये बचेंगे नहीं बल्कि इनको सजा हो ही जाएगी। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, बच गए। तो इस मामले में भी हो सकता है केंद्र सरकार अपनी तरफ से जो प्रयास कर रही है उस प्रयास में वो सफल हो। लेकिन ये
हमारे देश का जब मामला होता है तो हम कहते हैं कि विदेशी हमारे यहाँ जासूसी करके हमारे राज दूसरे लोगों तक पहुँचा रहे थे, लेकिन अगर हमारे देश के लोग हकीकत में वहाँ जाकर के राष्ट्र के लिए कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कि इजराइल से हमको पैसा मिलेगा, भाई हमारी हमारी IBS ये भी तो जासूसी का काम करते दूसरे देशों में करती है। जी। लेकिन देश का काम करते हुए अगर कोई पकड़ा जा रहा है तब तो उसको बचाने का दायित्व तो हमारा होता है। लेकिन अगर अपने लिए वो कर रहा है, सिर्फ अपनी पिपासा है उसको शांत करने के लिए कर रहा है, तो फिर तो हमारे देश का मामला नहीं, फिर तो ऐसे आदमी को बिल्कुल सजा हो ही जानी चाहिए। हाँ, ये विषय देखिए, एक चीज़ और है इसमें कि कुल मिलाकर के सत्ता में जो व्यक्ति रहता है, जो भी पार्टियां रहती हैं, और ये बात है कि हमारे देश का यदि नागरिक है जी, तो हमको जब जानकारी में आ गई तो हमारा ये फ़र्ज़ तो बनता ही है कि हमको पहले एक स्टेज पर साल भर से वो लगभग बंद थे उनका जी, और साल भर से बंद रहने के बाद यदि वो उनका चलता है तो देखना पड़ेगा कि वहाँ वास्तविकता ये है कि किस प्रकार का है, कि वास्तव में उस प्रकार का अपराध किए है क्या, कि वहाँ की गुप्त जानकारियाँ जो है इटली को दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, क्या स्थिति रहेगी। दूसरी बात एक और है कि वो पूर्व सैनिक हैं और संभवतः किसी प्राइवेट कंपनी के लिए कार्य कर रहे थे जी। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से वो गलत ही है, सही ही है, और यह भी नहीं कहते गलत ही है, अब तंत्र है। लेकिन यह है कि आज चाहे आपके S जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी, और अपने जो शासकीय ये हैं विदेश मंत्रालय का जो ये सचिव हैं, उन्होंने भी दोनों आकर के इस बात कहें कि हम जो इतना यहाँ कानूनी सलाहकार है उससे हम बात करेंगे इस चीज़ को लेकर के। और पहले जैसे देखा गया था कि एक पूर्व द्वेष के आधार पर पाकिस्तान ने किया था, संभवतः यदि इस प्रकार की बातें होंगी तो स्वाभाविक है इस प्रकार। लेकिन दूसरी बात, किसी देश में रह करके कोई उस देश के विरुद्ध यदि कोई कार्य करता है नियमों के तहत और जासूसी में पकड़ेंगे, स्वाभाविक है भाई वहाँ का जो कानून होगा उसके तहत कार्रवाई होगी। जी, सजा होगी जी। पाकिस्तान की बात आई तो पाकिस्तान की खबर हमने आपको बताई है ना कि मोर्टार दागे जा रहे हैं चौकियों पर। अभी 5-6 दिन पहले भी आप लोगों ने खबर देखी होगी कि 20-25 लोग बिल्कुल हमारी सीमा में घुस आए थे चरवाहा बन के, और उनके साथ वहाँ के रेंजर थे, जो वहाँ की बॉर्डर पुलिस होती है उनको रेंजर बोलते हैं, वो लोग उनकी मदद से यहाँ घुस रहे थे, और बाद में जब इधर से फायरिंग हुई तो भाग निकले। अब वो उनकी तरफ से अभी बाद में भी उन्होंने कल परसों भी उन्होंने सीमा पर इस तरह से जो संधि होती है आपस में उसका उल्लंघन किया था, और रात में भी उन्होंने उल्लंघन किया। तो पाकिस्तान को भी क्या, इसको भी चूचू का मुरब्बा क्या कहें, इसको भी अब थोड़ा सा मेटकी को भी जुकाम होने लगा है। मेटकी को जुकाम होने लगा है तो सही कहना है, लेकिन वास्तव में पाकिस्तान के संदर्भ में जो शब्द आप प्रयोग में मेरे को लगता है क्या है कि वो डिक्शनरी के हिसाब से कम पड़ेगा, निंदनीय शब्द। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने बस में रह ही नहीं गया है, ये दूसरे के हाथों के खिलौना बन के कार्य कर रहा है। दूसरी बात, उसकी स्वयं की जो वहाँ की पब्लिक देखिए, अन्य चीज़ों के लोग जो रोज़ रात गाली देते रहते हैं, आपके भारत की प्रशंसा करते हैं, लड़के लड़कियों से लेके युवा बूढ़े सारे लोग, जो कट्टर माने वो धार्मिक नहीं है कि नहीं हम धार्मिक देश के आधार पर हम अलग हुए हैं, इस प्रकार की स्थिति ऐसी नहीं है। तो सारे लोग भारत की प्रशंसा करते रहते हैं कि हर प्रकार की उन्नति वहाँ हो रही है। और दिक्कत है कि हम जहाँ पर भूखे मर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं है, हम एक गोले दागने का, दूसरे काम करने का, और जानते हैं कि इसमें हमको शिकस्त मिलेगी। वो कहते भी कि हम किसी रूप में, किसी भी दृष्टि से, किसी भी मंच पर और किसी लेवल पर हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति है। और उसके बाद भी ये आतंकवादियों को भेज करके इस प्रकार का कार्य करते रहना, तो मुझे लगता है कि वही है कि जब दीपक जलता है तो पतंगे कीट आ करके नहीं अपना कुर्बानी देते रहते हैं, मिटा लेते हैं। वही स्थिति धीरे धीरे है। और बड़ा इस बात को एक ध्यान में होता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया तो भागे जो है वहाँ के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति थे, गए थे वहाँ जो अमेरिका में, और उन्होंने फ़ोन किया कि भाई ऐसी स्थिति है, ये परमाणु बम संपन्न देश है, या मान लो यदि परमाणु बम से हमला करता है तो क्या करोगे? तो बोले कि बिल्कुल बोल दीजिए, कर दे। ये निश्चित है कि यदि वो परमाणु बम से हमला करेगा तो भारत का आधा नुकसान तो होगा, लेकिन ये भी सत्य है कि जब भारत हमला करेगा तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो वही स्थिति है, स्थिति खड़ी है। तो भारत के साथ में, और आज तो
भारत कितना आगे निकल चुका है रक्षा के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, सुविधाओं के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, जिसके सामने पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। और उसके बाद यही करता है, मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं, या तो वो दूसरे देशों के खिलौना बन करके खेल रहा है, और दूसरी बात एक और है कि वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सबसे सहज और सरल मुद्दा है कश्मीर कश्मीर कश्मीर, हर रट लगाए रहते हैं, रहो। दूसरा कोई कारण नहीं। जी, मोर्टार दागे, जो गोले दागे, उसी गोले का जो पैसा लगा होगा आपका, उसी पैसे से कम एक इलाके में पानी पहुंचा देते। लेकिन खाना नहीं मिल रहा है भाई साहब, 200-250 रुपए किलो आटा मिल रहा है। वो कह ही रहे, वो जो आपने कहा ना, सही बात है कि सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हुई जो पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग, यूट्यूबर जिसको बोलते हैं, वो लोग जो खबरें डाल रहे हैं उसमें साफ साफ है, लोग सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम तो कटोरा लेके घूम रहे हैं, हमको कोई देने को तैयार नहीं है। भारत आज की तारीख में दाता बन गया है, वो दे रहा है जहां जरूरत पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति तो है हमारे देश की, लेकिन पाकिस्तान को क्या कहे। और हम प्रगति तो ऐसी कर रहे हैं कि खबर है ना, पहली बार 150 भारतीय हथियार निर्माता कंपनियों की प्रदर्शनी, विदेशी मार्केट तक पहुंचने की तैयारी, सबसे छोटा 1.75 किलो वजनी जनरेटर, रात में उड़ते ड्रोन को नष्ट करने वाले ड्रोन बस्टर। मतलब भारत अब इस मुकाम तक पहुंच गया है कि हमको जो आयुध बाहर से खरीदने पड़ते थे, हथियार खरीदने पड़ते थे, अभी भी खरीद रहे हैं कुछ कुछ, लेकिन अधिकांश अब हमारे देश में बनने लगे हैं। हमारे यहाँ के जो शोधकर्ता थे, हमारे यहाँ के जो नवयुवक जो विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नए आविष्कार करते थे, उनको स्थान नहीं मिलता था, उनको मौका नहीं मिलता था, वो सारे लोग आज की तारीख में केंद्र की नज़रों में हैं। और उनकी उस प्रतिभा को निखारने का, उनको प्लेटफार्म देने का काम सरकार कर रही है। तो स्वाभाविक है कि हमारे देश का जो हुनर है, जो ब्रेन ड्रेन होता था, बोलते थे ना, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो वो आज की तारीख में उसकी सबकी कीमत बढ़ रही है। और जब हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे शोधकर्ताओं को अवसर मिलेगा तो दुनिया के सामने तो एक नई तस्वीर हमारी आएगी। बिल्कुल सत्यता है। और हर क्षेत्र में आज, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में कहें, चाहे आप रेलवे के क्षेत्र में आगे खड़े हो जाइए, चाहे दूसरे क्षेत्रों में हम युद्ध के क्षेत्र में, तमाम ऐसे क्षेत्र होते हैं कि भारत तकनीक विदेशों से ले रही है। बार बार करिए कि आप यहाँ पर अपने यहाँ तकनीक करो, अपने फैक्ट्री डालो, सारे करो, लेकिन आज प्रोडक्शन के मामले में कई क्षेत्रों में जो हम कल्पना नहीं करते थे, उस प्रकार की स्थिति बनी हुई है आज। जी। तो ऐसे समय में इस प्रकार से कार्य, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दूसरा, अभी G20 हुई थी, उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। आज रोज़ कई बार मैं देख रहा हूँ, अपने एक मंत्री हैं जो सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं और रेल मंत्री वैष्णव जी, अश्विनी वैष्णव जी, मैं जब उनकी व्याख्या सुनते रहता हूँ तो मुझे लगता है क्या ये नगीने हैं भाई देश को। जब आप इनका सुनते रहते, सड़क परिवहन मंत्री जो है उनका देखते हैं, गडकरी जी का नाम सुनते रहते हैं, जब उनकी बातें सुनते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में यदि काश ये हमको 10 वर्ष पहले मिले होते तो स्थिति आज तस्वीर कुछ दूसरी होती। बहुत प्रगति कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है सब चीज़ों को। जी, प्रगति देश कर रहा है। पार्टी नहीं, प्रगति देश कर रहा है। भाजपा की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, जो लोग उसमें अच्छा काम करते हैं, उन अच्छा काम करने वालों को शाबाशी मिलनी चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। अब बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात है कि ईमानदार, वो चैलेंज करते हैं कि भैया आप सिद्ध करो ना जी, एक भी किसी प्रकार का, एक भी हमको घोटाला सिटाला किसी प्रकार का सिद्ध करके तो दिखाओ दो, चैलेंज करते हैं। ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना प्रिंट मीडिया, ना किसी व्यक्ति विशेष को, ना पार्टी विशेष को, किसी को अवसर नहीं देते हैं कि आप ऐसा कार्य कर सको। जी, मेक इंडिया, मेड इंडिया का खूब नारा चलता है। कहा जाता है क्या सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश किया, केंद्र सरकार ने, कि बाहर से भी जो उनको अगर कोई उपकरण खरीदना है या कोई मशीन खरीदनी है तो बोल रहे हैं कि इसको आके असेंबल हमारे यहाँ करो, हमारे यहाँ उसको बनाया जाए, इसलिए मेक इंडिया का एक नारा चला। जी, बिल्कुल। लेकिन इसमें इंडिया शब्द को लेकर के NCERT ने भी एक जो व्यवस्था दी है, उन्होंने कहा कि नहीं, वो भारत होना चाहिए। और चूंकि शिक्षा जगत से आप जुड़े हुए हैं, और शिक्षा एक ऐसा क्या कहें, ऐसी शेरनी है जो कहते हैं ना, अम्बेडकर जी कहते थे कि जिसने उस शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पी लिया फिर वो हुंकार के चलता है, किसी से दबने वाला नहीं है, दहाड़ता है। तो वो दहाड़ में कहीं इंडिया की बजाय जो भारत कर दिया गया, तो उसको लेकर के जिस तरह की राजनीति शुरू हो गई, विशेष करके साउथ से
केरल का एक मुख्यमंत्री जो हमेशा उटपटांग हिंदी को लेकर के बोला करता है, उसने फिर कह दिया कि संघ की विचारधारा से ओतप्रोत निर्णय है ये। तो हर चीज़ में संघ को लपेट लेना या भाजपा के ऊपर चले जाना या कोई भी दल हो, अगर कोई राष्ट्रहित में कोई काम होता है और हमारे वजूद को फिर से स्थापित करने की कोई बात होती है, हमारे संस्कृति की स्थापना की कोई बात, चाहे कांग्रेस करे चाहे भाजपा करे, कोई भी करे, उसमें राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। भारत कर देने से कहते हैं भाई साहब जी, मान लीजिए संघ के सुझाव से ही हुआ है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए जी, तो क्या गलत सुझाव है? ये भारत देश भारत है, इंडिया तो कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस प्रकार के स्वतंत्रता के पूर्व ये कभी था ही नहीं, और अंग्रेजों ने नाम दिया, ये सत्य बात है, इसमें कोई दो मत नहीं। प्रश्न होता है कि भारत का कोई भी नागरिक, व्यक्ति विशेष कोई व्यक्ति हो, यदि कोई सुझाव देता है, अच्छा देता है, तो उसको मान्य करने में दिखाए, जिससे देश का गौरव बढ़ता है, उससे कोई बुरा तो है नहीं। तो एक तो पहली बात, संघ का कोई सुझाव है नहीं, सीधी सी बात है, लेकिन संघ का जो सुझाव भी होता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। जी, जी। दूसरी दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये जो केरल के मुख्यमंत्री स्टालिन और इनकी पिताश्री भी, ये लोग केवल और केवल हम यदि हिंदी भाषाओं का स्टालिन तमिलनाडु के, जी, तो यदि हम विरोध करेंगे तभी जाकर के ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी। सनातन धर्म का हम विरोध कर दें कि फिर हिंदुत्व का विरोध करें, कभी हम भारतीयता का विरोध करें, कभी हिंदी का विरोध करें, कभी उत्तर भारतीयों का हम विरोध करें, तो मान प्रकार के मुझे लगता है कि एक ओछी राजनीति है। और दूसरा, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में G20 में हर जगह पर जितने निमंत्रण कार्ड जो है सभी विदेशों को भेजे गए, सब भारत लिखा गया, भारत लिखा गया, सारा चीजें, ये पूरा का पूरा राष्ट्रपति के इससे गया था, उनकी तरफ से आमंत्रित कर दिया गया था। मुझे लगता है कि यदि आज कल परसों कभी भी किसी बात के लिए और भारत पर गर्व करने वाला, राष्ट्र पर गर्व करने वाला कोई यदि विषय आता है, तो मुझे लगता है कि उसमें किसी प्रकार की राजनीति होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये जो एनसीईआरटी की जो पुस्तक पर हर जगह भारत 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 इंडिया हटाने की बात है, बुरा क्या है इसमें? भारत वह सनातन है और भारत का नाम शुरू से ही है। भारत को यदि हम परिभाषित करें, शब्द विच्छेद करके उसका अर्थ निकालते हैं, तो इस राष्ट्र का नाम वास्तव में भारत ही है, सीधी सी बात है। तो वो उस प्रकार से यदि कहा, आने वाली जो मैंने एनसीईआरटी की पुस्तकें कौन पढ़ता है, जिनको आने वाले समय में राष्ट्र का निर्माता बनना है, ऐसी हमारी गौरवपूर्ण पीढ़ी तैयार होती है, और इंडिया नाम को भूल करके यदि भारत को ही हृदय से स्वीकार करती है, तो उसमें बुरा कहीं से भी कुछ नहीं रहता है किसी प्रकार। और दूसरी बात है, किसी भी देश का नाम डबल नाम आप कहीं नहीं पा सकते हैं। अमेरिका का नाम, चाइना का नाम, रूस का नाम, फलाना, उच्चारण में दोष नहीं, इंग्लैंड का नाम लेते हैं लोग, हो सकता है, इंग्लैंड का नाम ले लेते हैं लोग कि बर्तानिया भी कह दिया करते हैं। मैंने एक बात बता रहा है कि मैक्सिमम किंगडम कह देते हैं जी। अपवाद के स्वरूप दो एक हो सकते हैं, लेकिन सारे जो है स्थिति है। अब इंग्लैंड अपने जैसे तो भारत को भी बना गया ना, बना के गया, वैसे ही मूल बात है, उन्हीं के द्वारा बना के। लेकिन वास्तविकता ये खड़ी है कि भारत इस राष्ट्र का मूल नाम है, सनातन नाम है, ऐतिहासिक नाम है, वैदिक नाम है सारा चीज़ को, और उसको हमारी पीढ़ी को जानना चाहिए। और यदि हम स्वतंत्रता की सारे चीज़ों से यदि परहेज कर रहे हैं, सारे चीज़ों को हटाते हैं, स्वतंत्रता के एक नाम को भी, जो देश का नाम है, उसको हटाते हैं, तो मुझे लगता है कहीं से विरोध नहीं है। और यदि विरोध स्वरूप को यदि विरोध करता है, तो मुझे लगता है कि केवल एक राजनीतिक स्टंट है, दूसरा उससे कुछ अधिक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सियासत है। और वो चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, या जहाँ भी साउथ के कुछ प्रदेश हैं जहाँ पे इस तरह की बातें की जाती है, उनका मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता की प्राप्ति है। सत्ता पे बने रहने के हिसाब से ही वो बात किया करते हैं। उनको भी इस बात पर विचार करना होगा कि जब अभी मैं कुछ तीर्थ यात्रा पे था, तो बड़ा आनंदित होता था जब साउथ से आए हुए लोग पंडों से बात कर रहे हैं, या नाविक से बात कर रहे हैं, ऑटो वाले, रिक्शा वालों से बात कर रहे हैं, तो हिंदी में बोल रहे हैं, भले टूटी फूटी हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके साथ बड़े प्रेम से, बड़े मोहब्बत से उनको बात करना और उसके बाद ले जाना, ये आदान प्रदान करने की जो भाषा हिंदी है, वो उसको, उसके सामने कोई भाषा सब शून्य नज़र आती हैं। इसलिए नहीं कि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, बल्कि इसलिए कि किसी भी राष्ट्र की एक भाषा होती है। उस भाषा को जब स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है, कुछ कारण थे जिसकी वजह से आपको
तय कर दिया गया कि भाई आपको तय करना है, आपको कह दिया गया, अधिकार दे दिया गया कि आपको तय कर लेना है कि आपकी भाषा क्या होनी चाहिए। लेकिन यह भी कहीं ना कहीं संविधान में भी है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो उसको आप संविधान की बात बार बार करते हो, तो संविधान में ये नहीं थे। अब संविधान में बहुत सारी चीज़ें, पुस्तक में जिस तरह से राम दरबार और सारी चीज़ें छपा करती थी, और आज भी बहुत जगह अरनिशम सेवा में है या दूरसंचार, इनमें जो लिखा हुआ करता था, उसका भी लोग विरोध करना शुरू कर दे तो बड़ा गजब हो जाएगा ये तो। और धीरे धीरे करने भी लगे हैं लोग। तो आपको अवसर जो मिलता है अच्छा करने का, उसको आप बुरे में तब्दील कर दिया करते हो। सबसे बड़ी चीज़ यही है। अभी आप देखिए, आप बनारस में जी साउथ के लोगों का एक मिलन जो हुआ था, वहाँ पर कितना बड़ा संगम था एक चीज। सभी लोग अपना कार्यक्रम करें अपने, उन्होंने प्रधानमंत्री जी भी थे ना, उन्होंने अपनी वेशभूषा छोड़ी है न किसी प्रकार के संस्कारों को। मुझे लगता है कि अपने हिंदी भाषी क्षेत्रों से ज़्यादा संस्कारित वो लोग दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी दिखाई दे तो उन्हें वो कहीं से भी डिगते नहीं है किसी प्रकार के। दूसरी चीज़ है, हम शंकराचार्य जी को ले सकते हैं। हम दूसरा हिंदी भाषा के स्थापित करने में रामानुजाचार्य जी का, वल्लभाचार्य जी का, ये सारे साउथ के लोग रहे हैं। कभी आज स्थिति कभी हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों ने नहीं कहा, या यहाँ के जो धर्म प्रेमी कभी नहीं कहे कि भाई ये हमारे गुरु है, कैसे हो सकते हैं, ये तो कभी स्थिति हो ही नहीं सकती है। तो मुझे लगता है कि एक राष्ट्र है, और राष्ट्र को हम भाषाओं में, फिर उसके बाद क्षेत्रों में बांट करके हम नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार के यदि किसी की सोच ऐसी बनती है तो मान के चलिए तो राष्ट्र के विखंडन का ही एक सोच बना रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल सामान्य पब्लिक को इससे कुछ भी लेना देना नहीं। बिल्कुल जो गिनती के जो राजनेता हैं कि वही हाईलाइट होने के लिए कुछ बातें कह देते हैं, और जो उनके थोड़ा आगे पीछे चलने वाले लोग रहते हैं उनको लगता है कि नहीं इनकी बात में जमा, वो नहीं विचार करते हैं कि वास्तव में सही है गलत है, क्या स्थिति है। आज अभी आपने एनसीईआरटी की बात की, अभी नई शिक्षा नीति जो बनी हुई है उसमें व्यवस्था क्या है? उसमें व्यवस्था है कक्षा 5वीं तक, जिसको हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, वो स्पष्ट व्यवस्था है कि हम वहाँ पर हिंदी से मतलब नहीं है, हम जो क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उसको, उसमें हम शिक्षा प्रदान करें। और तमाम शिक्षाविद, तमाम शिक्षा वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि प्रारंभिक शिक्षा यदि जो उसकी मातृभाषा है उसमें यदि बच्चा सीखता है तो वो जल्दी सीखेगा और वो ज़्यादा परिपक्व होगा। वातावरण रहता है ना उसे, घर से लेकर के बाहर तक। जी। माता से अपनी बात सीखता है, परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है, तो उसमें शिक्षा ये व्यवस्था है। और फिर उसके बाद मिडिल से जो थोड़ा सा उसमें परिपक्वता आती है तो हम अंग्रेजी का या दूसरी भाषा, उसमें भी व्यवस्था है कि हम हिंदी अंग्रेजी के साथ एक दूसरी क्षेत्रीय भाषा को भी उसे सम्मिलित लें। इसके पीछे एक ही सोच है कि संपूर्ण देश अपना है और हमारा जो सनातन है वो तो कितनी बड़ी बात है। हम तो कभी केवल भारत को नहीं करते, हम तो विश्व बंधुत्व की बात, विश्व बंधुत्व की बात करते रहे हैं। जी। तो हम तो, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारे विचार इतने श्रेष्ठ हैं कि सबको गर्व होना चाहिए। और छोटे छोटे टुकड़े में, भाषा में, क्षेत्र में हम इस प्रकार के बांट के करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल दुर्भाग्य है। और जो इस तरह की भाषा बोलने वाले लोग हैं, इस तरह की बोली बोलने वाले लोग हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, माँ सरस्वती उनको अक्ल दे। और परंपराओं की बात है तो परंपराएं हमारे यहाँ, अब हम बैठ करके यहाँ भाजपा की और आरएसएस की तारीफ नहीं करते, बल्कि सच को स्वीकार करते हैं कि हमारे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हमारी परंपराओं को जीवित करने की कोशिश वर्तमान सरकार ने किया है, वो भी साधुवाद की पात्र है। चुनाव चल रहा है, वो सब अपनी अपनी बातें अपने अपने ढंग से करेंगे, लेकिन जिस तरह से खेती के मामले में, तालाबों के मामले में, मतलब जो हमारी मूल थे, जिस पर हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की थी, उसको जो हमें सौंपा था विरासत के रूप में, उसको हम भूल रहे थे। वापस हमको जो लाने की कोशिश हो रही, चाहे खेल हो, सब क्षेत्रों में राम वनगमन जो एक उन्होंने ये बनाया है क्षेत्र में, सारे सराहनीय कार्य हैं, सारे सराहनीय कार्य हैं। गौवंश पर जो कार्य हो रहा है वो भी बहुत अच्छे कार्य है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत त्रुटियां होती है, लेकिन बहुत सारे कार्य जो है प्रशंसनीय। काम होगा तो त्रुटि होगी, काम न करने वाले की कौन सी, बिल्कुल ये सही, कुछ करना ही नहीं है तो फिर कौन उसकी बुराई करेगा। तो जहाँ अच्छा काम है उसको, उसकी तारीफ करना चाहिए, लेकिन जिनको बुराई करना है वो बुराई ही करेंगे, क्योंकि उनको बुराई करके ही अपनी राजनीतिक रोटी सेकना होता है। चलिए अब हम कोरबा की भी बात कर लें थोड़ा सा। हमारे सामने जो अखबार हैं वो आकांक्षी जिलों की रैंकिंग, जिला में शिक्षा में अंक नहीं बढ़े तो पहली बार 10 में 9 जिले 8वें स्थान पर। एक खबर यह है कोरबा की, पहली खबर के रूप में एक अखबार ने लगाया है। प्रसव के बाद नवजात की मौत, स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा,
ढोंडीपारा की खबर, धर्मजय कोरबा ट्रैक बनाने में 1339 करोड़ लोन मंजूर। ईस्ट रेल कॉरिडोर के दूसरे चरण में अब बनेगा 67 किलोमीटर लंबा होगा ट्रैक। केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं के साथ किया छलावा, महंगाई का दिया तोहफा। कुमारी शैलजा कल कोरबा प्रवास पर थी, उन्होंने बात कही है। कोरबा प्रभारी की आम सभा 20 मिनट रुकी, 10 मिनट के भाषण में सीएम के साथ मंत्रियों की तारीफ की। नार में गिरकर लापता युवक की 3 दिन बाद मिला शव। कबाड़ बेचकर मालामाल हुए एससीएल, कमाए 10 करोड़ रुपए। विस्तार संयंत्र की प्रक्रिया पूरी करने में 2 माह और करना होगा इंतजार। एसटीपीपी की एक इकाई बंद, खरीदनी पड़ रही महंगी बिजली। त्रिकोणीय प्रेम के चक्कर में मनीष की हुई थी हत्या, प्रेमी सहित 2 गिरफ्तार। ये कुदरमाल की खबर है। सीएमडी ने एससीएल मेगा प्रोजेक्ट गेवरा का किया दौरा, मतदान के लिए वृद्धजनों को रैली निकालकर किया गया जागरूक। मोर वोट मोर अधिकार सियान जतन कार्यक्रम। कल कांग्रेस की रैली थी और उसमें कुमारी शैलजा, जो मूलतः हरियाणा की रहने वाली हैं, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं और छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, उन्होंने कोरबा प्रवास पर जो बातें कही, स्वाभाविक है कि चुनाव है तो चुनाव में तो ये सारी बातें आएंगी। महिलाओं के साथ किया छलावा, महंगाई का दिया तोहफा। तो अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि महिलाओं के साथ छलावा किया, ये कहना आसान है, लेकिन उन्होंने ही तो महिलाओं को आरक्षण देने का रिस्क लिया, लोकसभा राज्यसभा से पास करा लिया, राष्ट्रपति से पास करा लिया, लेकिन उसमें लग गया ये हो जाएगा तब करेंगे। तो शायद इसीलिए इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि तुरंत अगर लागू कर दिए होते तो इसी विधानसभा में हो जाता और उसके बाद 2024 में लोकसभा में भी महिलाओं को अवसर मिलता प्रतिनिधित्व करने का, लोकसभा और विधानसभा में। अब ये दिक्कत होती है कि झूठ को 100 बार यदि गए तो जा करके ऐसा लगता है कभी सत्य बन जाए, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं कभी। जी जी, नहीं गोयबाल्स कहता था हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री बना रखा था। अब ये विषय एक और खड़ी है जी कि ये सत्यता है कि ठीक है, हर राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से मुद्दे का चयन करती हैं जी और अपने ढंग से उसको परिभाषित करती हैं। जी। इन सबके पास एक्सपर्ट हैं कि भाई हमको भाजपा के फेवर में करना है तो किस प्रकार के इसको हम व्याख्या करें, हम इसको कांग्रेस के फेवर में करने हैं तो किस प्रकार से। हो सकता है कि दूसरी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं तो वहाँ वो अपने ढंग से व्याख्या करें। ये सब चीज़ें ये सही है कि महिलाओं के आरक्षण का कार्य जो है अभी वर्तमान सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने किया है, जिसमें जो भाजपा की सरकार है उसमें, और उसमें विरोध भी जो है कांग्रेसियों ने किया है। दोनों बात सही है। दूसरी चीज़ है कि ये जो कहना इनका कि यदि तुरंत लागू कर दिए, ये तो बात सही ठीक है, उनके पास कोई टेक्निकल कारण, बहुत सारे विषय उन्होंने गिनती कराए कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसके साथ में जी। लेकिन दूसरा पक्ष है, उन्होंने तो हिम्मत भी दिखाई। आप तो 2014 के पूर्व हम 70 वर्षों का शासनकाल झेल चुके हैं। आपके दिमाग में तो कभी नहीं बात है कि हमको भी इस प्रकार की सोच बनानी चाहिए। आपके तो पार्टी की जो इंदिरा गांधी जी है, महिला थी स्वयं, एक कितनी पूरे विश्व से परिचित और अपने यहाँ एक तानाशाह थी भी, उनके बहुत सारे कार्य भी जो है प्रशंसा के लोग करते रहते हैं, सारी बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी परिस्थिति जो है निर्मित नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा जो कोई राजनीतिक पार्टी है, किसी भी मुद्दे को यदि अपने ढंग से व्याख्या करते सर, लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक है, सब कुछ जानती है, वो जानती है, अध्ययन करती है कि भाई ये चुनावी मुद्दे के कहाँ से कांग्रेस कर रही है, भाजपा कर रही है, तो वास्तव में वास्तविकता क्या है इसकी तरह। तो हम कुछ देर के लिए हम छलावा दे सकते क्या, लेकिन पब्लिक सारी चीज़ों को समझती है कि कांग्रेस क्या कर रही है, सही बोल रही है, और भाजपा क्या सही बोल रही है, उसको समझती है उस चीज़ को और उसी ढंग से मुआयना करती है। ठीक है, कुछ तत्व ऐसे हो जाते हैं कि जो मैंने जो अभी आप चर्चा कर रहे थे, कुछ प्रलोभन में आकर के वो विचार करके निर्णय नहीं करते हैं कि हम ऐसे स्थिति आती है, लेकिन अनेक लोग ऐसे हैं जो राजनीतिज्ञों के बातों को गर्व से सोचते हैं और वैसा नहीं कि जैसा कहते हैं वैसे ग्रहण मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके बाद ही उस पर डिसीजन लेते हैं। जी 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 जी। अब महिलाओं की बात आती है तो स्वाभाविक है कि इंदिरा गांधी जी का नाम बड़े अदब से लिया जाता है, क्योंकि उनको कई बार विपक्षी लोग जो कहा करते हैं ना कि अपनी पार्टी में थोड़ा सा तानाशाह की भूमिका में होती हैं, लेकिन वही लोग ये भी कहते थे कि आयरन लेडी हैं। हाँ, अरे और दूसरी चीज आप कुछ भी चाहे हम जो निर्णय उनका था बांग्लादेश के मामले में, ऑपरेशन ब्लू स्टार वही विषय आप जो आपने छेड़ा वही विषय कहने वाला था कि आज एक पिद्दी भर देश
अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। और हमारी यही एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उस देश के 2 टुकड़े कर दिए जी। और 2 एक के साथ हमारी थोड़ी सी अलग सोच बनी है, बांग्लादेश के साथ में इनके साथ अलग सोच है। यदि नहीं रहता ऐसी स्थिति और दोनों तरफ से यदि रहते तो ये तो ऐसा नाक रोज दम करते रहते, समस्याएं खड़ी रहती। भले ठीक है और एक छोटा सा ठिकराई फेंकते, हम यहाँ से बोल्टर फेंकते, एक अलग बात है वो। जी जी। लेकिन यह है कि परेशानी तो मानसिक रूप से होती है ना वो। लेकिन हमारे पसीने से पैदा हुआ पाकिस्तान, बांग्लादेश भी जिस तरह की हरकत कर रहा है ना। एक खबर 28 अक्टूबर की रैली से लोगों की चिंता बढ़ी, लक्ष्मी पूजा और पूर्णिमा पर कट्टरपंथी जमात की रैली, हिंदू बौद्धों में दहशत। एक खबर ये भी है ढाका से। नहीं, ये आज इसके पहले ही बहुत सारे खबर आए। वहाँ के हिंदू कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्न है ऐसा नहीं है, जो कट्टरपंथी तो दोनों जगह पर हैं, तो वो परेशान करते हैं सारी बात। लेकिन उसके बावजूद कूटनीतिक जो संबंध हैं, हमारे राजनीतिक जो संबंध हैं, वो हद तक इस प्रकार के नहीं जितने विरोधी जो है आज पाकिस्तान के साथ में है। कट्टरवादी तो एक सोच ऐसी बनी है कि चाहे ये लोग कहीं पर भी रहें, कैसी भी स्थिति रहे, इनके साथ हिंदू किस प्रकार से जीवन कर या व्यतीत करते हैं, बौद्ध या दूसरे जो हम कहते हैं ईसाई भी स्थिति हैं, दूसरे धर्मावलंबी भी जो अल्पसंख्यक हैं, कैसे जीवन। ये एक भारत की ही महानता है कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता के साथ रह सकता है। कहते नहीं, कोई कभी आती है कि भारत में ऐसी स्थिति खड़ी है कि हम दहशत में है, फलाना चीज़ है, सांस नहीं ले पा रहे, सारी बातें आती रहे। लेकिन ये भी सत्य है कि अनेक ऐसे इन्हीं के जमात के लोग, अनेक लोग ऐसे हैं कहते हैं कि जो स्वतंत्रता, जो विचार की है व्यक्ति आपको है, तो वहाँ कहीं नहीं है। यहीं का व्यक्ति है कि चाहे प्रधानमंत्री को गाली दे, चाहे मुख्यमंत्री को गाली, चाहे राष्ट्रपति को गाली दे, जिसको गाली देना है वो दे सकता है, कोई दूसरे देशों में जा करके कह कर देख। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमारे यहाँ, कई बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मर्यादाओं के उल्लंघन तक ये पहुँचते हैं, उस प्रकार की स्थिति भी बनती रहती है। जी 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 जी। और जो हालात हैं इस वक्त दुनिया के सामने भारत के, तो ये जब बांग्लादेश वगैरह इस तरह की भाषा बोलते हैं, और दूसरी तरफ जब ये खबर आती है कि बाइडेन हो, जो अमेरिका आज की तारीख में सबसे बड़ा दादा तो है ही है, हाँ बिल्कुल, ये संग टूट जाने के बाद तो इकलौता है, या ची चांग चू जिनपिंग वगैरह जो हैं ये लोग चीन के, ये लोग भी कहीं ना कहीं लोहा मानने लगे हैं भारत का। उस समय बांग्लादेश जैसे देश का, या पाकिस्तान मोर्टार दाग रहा है 5 चौकियों पर हमारे, उनको नहीं मालूम है कि लोग जो बोलते हैं ना परिहास में कि हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग सवेरे लोटा लेके जाते हैं, सवेरे अगर लोटा खींच खींच के मारेंगे तो सारे पाकिस्तानी बांग्लादेशी जय सिया राम हो जाएंगे। जय सिया राम। और ये कितने अच्छे लोग हैं, कितने बड़े हैं ये पाकिस्तानी जी। आप उस समय को याद करिए जब इन्होंने 33,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण, 90,000 थे सर, 90,000 सैनिक थे, 90,000 सैनिक थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया। अब ये बताएं, आप केवल एक एरिया विशेष में सबके पास स्वाभाविक हथियार होंगे, सब कुछ होगा, और इतने बड़ा यदि मैंने बहुत तोप चंद हो तो तुम्हारे ही सैनिक है 93,000 जो आकर के 90,000 जो आके समर्पण किए, ये भी तो वही स्थिति खड़ी है। तो तुम अपने थोड़ा सा पृष्ठभूमि से नहीं, तो लोग तो बोलते हैं बदल गया पाकिस्तान, तो तुम बदल गए तो हम नहीं बदले क्या? जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे तो क्या बात करते हो, पहले मैं अकेला था, हमारे 4 बच्चे हैं, तो बोले मैं निर्वंश थोड़े हूँ, मेरे भी तो हुए हैं। तो बड़े तो तुम हो, तो हम थोड़े बड़े कम हुए हैं, हम तो तुमसे ज्यादा बड़े हैं। तुमसे ज्यादा बड़े हैं। और दूसरी बात, तुम्हारी सोच केवल गोली बोली तक ही रह गई है, और हम यहाँ से लेकर के आकाश तक, लेकर समुद्र से नभ तल और पृथ्वी जल थल नभ सब में, हाँ जी 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 नाप चुके हैं उसी। जी जी। तो तुम्हारे पास मुकाबला करने का कोई सोच बन सकती है, वास्तविकता तो कभी हो ही नहीं। वो तो सीधी सी बात है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, इन लोगों का वही हाल है जो लोग कहते हैं कि आदमी वो फलाने जो है ना अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि पड़ोसी के सुख से दुखी है। हाँ, यही है। तो ये पाकिस्तान के साथ तो पूरी तरह से होता है, थोड़ा बहुत बांग्लादेश के साथ भी है कि भारत की बढ़ती हुई ताकत, भारत की अर्थव्यवस्था, हर क्षेत्र में जी जी जो प्रगति हो रही है उससे उनको तकलीफ होती है, तो वो कहीं न कहीं इस तरह की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। मतदान के लिए वृद्धजनों को रैली निकाल कर किया गया जागरूक, मोर वोट मोर अधिकार सियान जतन कार्यक्रम। ये प्रयास आयोग की तरफ से किया जा रहा है, निर्वाचन शाखा जो कोरबा की है वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, हर जगह हो रहा है, पूरे प्रदेश में या जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है हमेशा होता है। जी जी।
और ये एक अभियान इसलिए छेड़ा जाता है कि आपको आपके अधिकारों से वाकिफ कराने के लिए, उससे भिज्ञ कराने के लिए कि आप एक दिन के जो बादशाहत आपको मिलती है उससे आप चूको मत। आपका एक वोट इस देश की, इस प्रदेश की तस्वीर बदलता है, भाग्य बदलता है। इसलिए आपको वोट देने जरूर जाना चाहिए। उसमें है भी मोर वोट मोर अधिकार, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है। तो अपने अधिकार से जो लोग वंचित होते हैं उनको क्या कहें, उनको दुर्भाग्यशाली ही कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल दुर्भाग्यशाली है। कभी कभी लगता है कि अरे हम एक वोट नहीं देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। अरे रोज़ तो खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, आप अपने कार्य करते हो, अपने लिए लड़ते, एक दिन राष्ट्र के लिए भी लड़ो। तभी तो कहा है कि इतना बड़ा ये लोकतंत्र के जो है पुजारी हो आप। और इस एक महायज्ञ है, इस महायज्ञ में सबकी आहुति का अपना महत्व है और आहुति देना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारे देश में, हमारे ज़िले में, प्रदेश में अनेक ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो निस्वार्थ भाव से काम करते रहते हैं। मुझे लगता है कि उनको भी आगे आना चाहिए। हम किसी पार्टी विशेष का नाम ना करें, लेकिन ये सत्य का है कि पब्लिक को इस बात की जागरूक करना चाहिए कि भाई आप वोट देने जाइए, बाकी आपको कहाँ देना है, किस देना है, लेकिन वोट देने जरूर जाइए। इसी प्रकार से हमारे यंग ब्लड जितने भी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका भी एक फर्ज बनता है कि हमारे आजू बाजू में यदि कुछ लगता है जानकारी कि फलाने व्यक्ति वोट देने नहीं गए, तो उससे आग्रह करके नहीं भाई जाइए। कभी कभी स्थिति आती है अरे वो इतनी लंबी लाइन ले कौन खड़ा होगा। अरे भाई क्या फ़र्क पड़ता है, आप लाइन में खड़े हो तो राष्ट्र के लिए खड़े हो। इसी राष्ट्र के लिए लोगों ने खून बहाए हैं। आप पसीना थोड़ा बहा लेते हो, थोड़ा थक जाते हो, तो कौन सा एक फ़र्क पड़ता है। अरे अपने फायदे के लिए खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते। आप रेलवे की टिकट लेने के लिए या टाकीज में पिक्चर देखने जा रहे हैं तो वहाँ आप लाइन लगा दिए, कहीं भी। हाँ। तो आप वहाँ या देवी दर्शन करने के लिए भी गए हैं, हाँ, या भगवान के दरबार के सामने में आप लाइन लगाते हो ना, आपको ये लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे मुझे लाभ मिलेगा। बिल्कुल तो आप ऐसा मान लीजिए कि राष्ट्र के निर्माण में भी आपका ही लाभ है। हाँ, राष्ट्र देव के नाम से ही जाते हो, राष्ट्र माता के नाम से जा रहे हो। और स्थिति यह है कि सबको यज्ञ पे, इस महायज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। प्रशासन तो अपने ढंग से प्रयास कर ही रहा है, हम सभी को भी इस प्रकार का आह्वान करना, विशेष रूप से जो पढ़े लिखे लोग हैं। और ऐसा लगता है कभी कभी स्थिति आती है कि फलाने व्यक्ति किसी परिवार में नहीं आए, कुछ महिलाएं हो सकती है, कुछ वृद्धजन हो सकते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग भी लगते हैं कभी कभी बैठ जाते हैं, कुछ मजदूर वर्ग के लोग हैं। सारे कार्य गवर्नमेंट इसीलिए ठप कराती है कि सब प्रकार से सारे लोग, चाहे किसी भी लेवल के हों, किसी भी स्तर के लोग, किसी आयु के लोग हैं, वो जाएं इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर के अपने वोट की हम आहुति उसमें ज़रूर डालें। मुझे लगता है कि इससे पवित्र कार्य दूसरा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता। जो कई बार लोग ये कहा करते थे पहले, अभी नहीं, पिछले 5-7 साल पहले तक, जब तक नोटा की व्यवस्था नहीं थी, बोलते थे कि भाई दोनों जो दल लड़ रहे हैं, या 4 लड़ रहे हैं, 6 लड़ रहे हैं, सब तो सब वैसे ही है, हम किसको वोट डालें। हमको लगता है कि वहाँ जाके हमको वोट डालना हमारा व्यर्थ हो जाता है। तो आपके लिए नोटा की भी व्यवस्था, आप अपना आक्रोश वहाँ व्यक्त करो ना भाई। हाँ, लेकिन एक विषय और है भाई साहब, जो नोटा में अपन वोट दे करके जो अपव्यय करते हैं जी, भाई, 2 बातें हैं। हमारा परिचालन ये होना चाहिए कि एक बहुत अच्छा हो, एक कम अच्छा हो। ये भी मापदंड होता है। हम बाजार में जाते हैं, सांपनाथ नागनाथ में जिसमें जहर कम हो, उसी को बिल्कुल। तो हम सब्जी भी खरीदने जाते हैं, मान लीजिए सब्जी का हर प्रकार से, उसमें छटनी करते हैं ना कि ये भाई समाज, चलो इससे हम काम चला लेते हैं। तो ये स्थिति हम मानसिकता बना के जाएंगे। हो सकता है कि आपकी रुचि के अनुकूल जो है 2 प्रत्याशी ना हो, तो जो प्रत्याशी आपको दिखाई देता है, थोड़ा जिसमें कम बुराइयाँ दिखाई देती हैं, उसको आप अपना वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें, ये विशेष आग्रह। जी जी, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नोटा में देना चाहिए, आप नहीं, दोनों से राजी नहीं है। हाँ। वही भाव मेरा भी है कि आप नोटा में दे करके अपना वोट बर्बाद ही करते हैं। तो आपको जिसको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति सरल सहज है, जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है वो पार्टी अच्छी है, या इस व्यक्ति का स्वभाव इस तरह का है कि आज थोड़ा सा गड़बड़ है तो कल बदल जाएगा, ये सारी संभावनाओं को आप तलाशो। सिर्फ आपने जो बात कही ना कि आप कुछ पैसे लेकर के और अपना वोट जो देते हैं, उस तरह से मूल्यांकन मत करिए अपने वोट का, बल्कि अपने वोट का मूल्यांकन इस तरह से, ठीक है, कई बार लोग, ये भी हम लोग भी कह दिया करते, दे रहे ले लो, लेकिन वोट अपने हिसाब से देना। और एक इसमें एक विषय और है कि जैसे मान लीजिए जो प्रत्याशी खड़े हैं, तो कभी हो सकता है कि किसी कहाँ से वो प्रत्याशी आपसे आपकी कोई खुन्नस हो, किसी प्रकार से आप उसको न चाहते हों, तो उस प्रत्याशी को छोड़ करके हम विचारधारा को देखें कि विचारधारा क्या है, कैसी है, सोच है। तो हम उस विचारधारा को भी यदि आकलन करके यदि वोट देंगे, तो मुझे लगता है कि आपका वोट पवित्र हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल। और इस पवित्र कार्य से अपने आप को वंचित न करें, बिल्कुल। बल्कि 17 तारीख को समय बिल्कुल निर्धारित करके रखें। हम तो रोज़ आप लोगों से यही आग्रह करते हैं, जो नए लोग जुड़ते हैं उनसे भी यही आग्रह है कि आप न केवल अपना वोट डालने जाएं, बल्कि जो आपने कहा कि अगर कोई वृद्ध है नहीं जा सकता तो आप उसको वहां तक पहुंचाने की, उनको वोट दिलवा के वापस उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी आप अपनी तरफ से अगर करते हैं तो ये अपने राष्ट्र के निर्माण में आपकी एक आहुति होगी। इसलिए इससे वंचित न रहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, एशियन हेडलाइंस को, ग्रैंड हेडलाइंस को आज यहीं पर विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और सर समय निकाले आप इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, आमंत्रित करने के लिए।